जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रथम अकाडमी परिवार में। मैं हूं सूरज कुमार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, साथ ही साथ पढ़ाई करेंगे। तो जिस घड़ी का आपको बेसब्री से इंतजार था वह घड़ी आ गई है। आज से आपकी प्रथम अकाडमी जो आपका आकांक्षा 40 का जो एंट्रेंस एग्जाम होगा ना, जो क्लास 10 का 2000 ये इस साल 2024 में जो आपका अगला महीना ही एग्जाम है, ठीक है, उसके लिए तैयारी करवाना शुरू कर दी। हमारा पहला वीडियो है। आज हम लोग जो आपका 2022 में जो मॉडल सेट आया था ना, सेट 3 पर कवर बात करेंगे, ठीक है, फिजिक्स के सेट 3 पर बात करेंगे। बोले कि सर ऐसा क्यों? तो भाई साहब देखो, जो आपका मॉडल पेपर 2022 में आया था ना, उसी से आपको आइडिया लगेगा कि किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा। और मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि उसी टाइप का प्रश्न आएगा और बहुत सारा प्रश्न तो वहीं से आपको मिलेगा, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। इसलिए सबसे पहले आप लोग 2022 का सभी के सभी मॉडल सेट को कवर करो, ठीक है। तो उस टाइम पे हम लोगों ने मैथ का और मैथ का नहीं, फिजिक्स का हम लोगों ने 2 सेट करवाया था, ठीक है। सेट 1 और सेट 2 का वीडियो मैंने ले लिया था, सेट 3 छूटा हुआ था। तो आज के इस वीडियो हम लोग सेट 3 को कवर करेंगे, ठीक है। तो सेट 1 और सेट 2 का वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। और साथ ही साथ हम लोगों ने केमिस्ट्री का और हम लोगों ने बायो का एक वीडियो लिया हुआ था, ठीक है। सेट 1 कवर करा दिया था, बाकी सेट 2 सेट 3 दोनों का ही हम लोग कवर करा देंगे। और मैथ का भी सेट 1 और सेट 2 सेट 3 का भी वीडियो हम लोग कवर करा देंगे, अभी टेंशन नहीं लेना आपको, ठीक है। जो छूटा हुआ था सब कवर करा देंगे, ठीक है। तो भाई साहब ये सभी जो हम लोगों ने वीडियो ले लिया है, फिजिक्स का 2 सेट, आपके पास केमिस्ट्री का 1 सेट और जो आपके पास बायो का 1 सेट ले लिया, इसका आपको वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, वहां से जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि इसी के इर्द गिर्द में आपका क्वेश्चन रहेगा तो आपको आइडिया लग जाएगा। तो जरूर कवर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते, ज़्यादा बात नहीं करेंगे, ठीक है। आज हमारा सेट नंबर 3 है, आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट। ऐसा नहीं के साथ 2022 का मॉडल पेपर है तो हम लोग क्यों पढ़े, नहीं भाई पढ़ना है, ठीक है। तो देख लो क्वेश्चन फर्स्ट आपके पास लिखा हुआ है कि उत्तल दर्पण पर बना प्रतिबिंब हमेशा होता है। अब भाई साहब इस क्वेश्चन के लिए लाइक तो बनता ही बनता है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, ठीक है, इस टाइप के कंटेंट के लिए। और साथ ही साथ क्लास 10 के जो भी मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं वो तो भाई साहब ये क्वेश्चन को धुआं उड़ा देंगे, क्योंकि वो सबको तो ये सब बहुत अच्छे से आता होगा, क्योंकि मैंने एक दर्पण का एक सेपरेटली वीडियो लिया था, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण का, कि उसके द्वारा जो बिंब का प्रतिबिंब बनता है, कैसे बनता है वास्तविक आवाज से सीधा उल्टा। तो उसके लिए मैंने 50 या लगभग 1 घंटा का वीडियो मैंने बनाया हुआ है। अगर नहीं देखे तो उसको जाकर देख लीजिएगा। तो आपका कभी भी दर्पण से रिलेटेड बिंब का प्रतिबिंब वगैरह में कभी भी कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। और इससे एक प्रश्न 100% फिक्स बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो आप लोग उसको देख लीजिएगा, ठीक है। और आप लोग बोलोगे तो मैंने सिर्फ उस टाइम पे दर्पण के लिए बनाया था, आप लोग बोलोगे तो मैं लेंस के लिए भी अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो वैसे याद रख लीजिएगा, उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब बनता है आभासी और सीधा, ठीक है। और यहाँ पे उत्तल दर्पण में आभासी सीधा बनता है, इस कारण से देख लो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 और 2 तो पहले खत्म हो गए, क्योंकि इसमें वास्तविक लिखा, वास्तविक तो बनता नहीं है, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर 3 और 4 में लड़ाई हो रही है। तो भाई साहब याद रख लीजिएगा, उत्तल दर्पण में आभासी बनता है, जिस कारण से सीधा बनता है, साथ साथ छोटा बनता है। हर समय सिर्फ 2 जगह पे आप लोग बिंब को रख के प्रतिबिंब बना सकते हो, तो दोनों जगह पे छोटा बनता है और आभासी बनता है, इसलिए 3 नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर मैं लेंस की बात करूं तो लेंस में अवतल लेंस में 2 जगह पे रख सकते हो आप लोग बिंब को और प्रतिबिंब बनेगा, और दोनों ही स्थिति में आपका आभासी और सीधा बनता है, ठीक है। चलिए 2 नंबर के पास पर आते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत लॉलीपॉप सा, आप तो लाइक कर ही दो यार, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आप उड़ा दोगे। यह है कि एक पतले लेंस की फोकस लंबाई आपको -50 सेंटीमीटर दी हुई, तो लेंस की क्षमता आपको पूछा है और प्रकृति पूछा है, यानी कि लेंस का क्षमता यानी कि पी पूछा है, साथ ही साथ वो कौन सा लेंस होगा ये भी पूछा है। तो सबसे पहली बात, अगर मेरे अगर स्टूडेंट हो तो आप लोग देख के ही बोल दोगे कि इसका आंसर 2 होगा। कैसे भाई साहब सुनो, यहाँ पे लिखा है क्या, फोकस लंबाई यानी कि एफ का वैल्यू नेगेटिव दिया हुआ है, -50 दिया हुआ है। और नेगेटिव किसमें वैल्यू होता है एफ का? भाई साहब जो फोकस लंबाई होती है वो नेगेटिव सिर्फ अवतल में होता है, चाहे अवतल लेंस बोलो चाहे दर्पण बोलो, दोनों में ही नेगेटिव होता है अवतल में। तो भाई साहब यहाँ अवतल तो एक ही ऑप्शन में दिख रहा है 2, तो यही करेक्ट हो गया। बाकी मैं बना के दिखाता हूँ, देखो आपको पूछा है पी का फॉर्मूला होता है 1/f, और ये जो f होता है ये मीटर में होता है, ये चीज याद रख लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे देख लो f का वैल्यू -50 दिया, तो क्या करता हूँ मैं, f का वैल्यू यहाँ पे डायरेक्टली -50 पुट कर देता हूँ। अब ये सेंटीमीटर दिया तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आप मीटर में होता है, इसलिए इसको 100 से गुना कर दो, तो देखोगे 50 दूना 100, यानी कि जो p का वैल्यू निकल कर आ गया आपके पास वो -2 निकल कर आ गया। अब समझो भाई साहब, p का जो ऐसा यूनिट होता है वो डायोप्टर होता है, इसलिए आपके पास हो जाएगा p बराबर में -2d, जो कि आपको 2 नंबर ऑप्शन में दिख रहा होगा, ठीक है। अब बहुत जगह पे यहाँ पे ये भी लिखा सकता है -2 मीटर इनवर्स, क्योंकि मीटर इनवर्स भी क्या होता है, लेंस की क्षमता पी का ऐसा मतलब होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 3 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक ऊर्जा स्रोत का प्रकार नहीं है? तो भाई साहब जनित्र तो होता ही होता है, जनरेटर, ठीक है। साथ ही साथ सोलर कोशिका नहीं, सोलर सेल होगा, ठीक है, गलत यहाँ प्रिंट हुआ है। तो सोलर सेल तो होता ही होता है, इससे निकलना नहीं, इससे ऊर्जा
का एक प्रकार ये स्रोत है ये, ठीक है। बैटरी भी है पर रियोस्टेट ये नहीं है भाई साहब, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर का। 4 नंबर प्रश्न मैग्निफिकेशन से आवर्धन से आ गया, पूछा है कि उत्तल लेंस का आवर्धन होता है। सबसे पहले बात, जो आवर्धन का फॉर्मूला होता है एम जो होता है वो होता है h/h, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे में बिंब की ऊंचाई, ठीक है। और आपको पता है यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उत्तल लेंस, क्या दिया हुआ है, उत्तल लेंस दिया हुआ है सॉरी। और उत्तल लेंस में 6 जगह पे बिंब का प्रतिबिंब बनता है, यानी कि वो जो प्रतिबिंब बनता है वो बिंब से कभी बड़ा बनता है तो कभी छोटा बनता है, यानी कभी h' का वैल्यू बड़ा होगा और जब बड़ा होगा तब इस टोटल का वैल्यू h' का वैल्यू 1 से बड़ा आएगा। और जैसे आपको मैंने बोला कि कभी बड़ा बनता है कभी छोटा बनता है बिंब से प्रतिबिंब। अब जब मान लो कि आपके पास बिंब बड़ा है, यानी कि मान लो कि आपके पास h बड़ा हो गया है, तो जाहिर सी बात है कि इसका वैल्यू जो निकल कर आएगा वो 1 से कम निकल कर आएगा। तो वैसा वही लिखा है, एक को हम लोग यूनिटी बोलते हैं या फिर इकाई बोलते हैं, तो सम टाइम लेस देन एंड सम टाइम ग्रेटर देन यूनिटी। तो क्या हो जाएगा आपके पास, हो जाएगा यहाँ पे हिंदी में बात करूँ तो कभी इकाई से कम और कभी इकाई से अधिक होगा, इकाई में एक होता है तो कभी 1 से कम और कभी 1 से ज़्यादा होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 5 नंबर के पास पर, कि शक्ति का ऐसा मतलब भाई साहब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही लॉलीपॉप सा क्वेश्चन। तो भाई साहब व्हाट होता है, अब भाई साहब अब तो अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर आप लोग अभी तक देख रहे हो तो जाहिर सी बात है वीडियो पसंद आ ही रहा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। एक चालक तार का प्रतिरोध लिखा हुआ है, एक चालक तार का प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती होता है। भाई साहब प्रतिरोध को हम लोग R से डिनोट करते हैं, इसको अगर आप लोगों को फॉर्मूला पता होगा, रो इंटू का होता है L/A। यहाँ पे L होता है तार की लंबाई, रो होता है तार की प्रकृति माने वो सोना का है कि चांदी का है, ठीक है। और ये होता है अनुप्रस्थ तार का क्षेत्रफल, यानी वो कितना मोटा है। तो आपने देखा R बराबर में, मैं सबको हटा देता हूँ, सिर्फ चलो लिख ही देता हूँ, रो इंटू का L/A। यहाँ पे A नीचे में है, अगर A बढ़ेगा तो रो R घटेगा, और अगर आपके पास A अगर घटेगा तो R भी बढ़ेगा, ठीक, मैंने भी बढ़ेगा क्या मतलब वो बढ़ेगा। तो देख तो यहाँ का A का क्या है, वो व्युत्क्रमानुपाती है, A बढ़ रहा है तो R घट रहा है, अगर A घट रहा है तो R बढ़ रहा है, मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी तार की मोटाई, बोलते हैं ना 1.5 mm का तार है, 2 mm का तार है, यानी जितना मोटा तार रहेगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा, जितना पतला तार रहेगा उसका प्रतिरोध उतना ज्यादा होगा। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो कि 1 mm का तार है और आपके पास मान लो कि 4 mm का तार है और दोनों कॉपर का तार है, तो भाई साहब याद रख लीजिएगा 4 mm का तार का प्रतिरोध कम होगा, उसमें इलेक्ट्रिसिटी ड्रॉन कम होगा, कम खपत होगा, किसके मुताबिक, 1 mm के मुताबिक, ठीक है। तो इसलिए हो जाएगा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यहाँ सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर का। चलिए आगे बढ़ते 4 नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है कि यहाँ पे पैराक्सियल रे, यानी कि इस चित्र में आपको पैराक्सियल रे जिसको बोलते हैं उपाक्षीय किरण को पहचानना है। तो बहुत ही सिंपल होता है भाई साहब, देख लो ये आपके पास यहाँ पे जो एक्सिस आपको दिख रहा है, थोड़ा सा रुक जाइए एडजस्ट कर लूँ, हाँ ये जो आपके पास ये दिख रहा है आपके पास इस दर्पण का मुख्य अक्ष है, ठीक है। और बाकी इस मुख्य अक्ष के सामने जो सबसे पहला किरण आपको दिखेगा, सबसे नजदीक किरण दिखेगा, वह आपके पास पैराक्सियल रे होता है, ठीक है, या फिर बोलो उपाक्षीय किरण होता है। आप लोग देख सकते हो ये जो AB किरण है ना आपके पास, ये जो आपके पास AB किरण है, ये आपके पास इस मुख्य के सबसे सामने, तो यहाँ पे AB हो जाएगा क्या, पैराक्सियल रे, जो कि आपके पास हो जाएगा उपाक्षीय किरण। ये नंबर का ऑप्शन आपके पास AB किरण सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 3 नंबर के 8 नंबर के पास लिखा कि दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति को चाहिए। तो भाई साहब दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति, सबसे पहले समझ लो कि दूरदृष्टि दोष होता है क्या है, इसमें दूर की वस्तु को देख पाओगे साफ, पर सामने की वस्तु को देख नहीं पाओगे। निकट दृष्टि में क्या होता है कि उसमें निकट की वस्तु को देख पाओगे लेकिन दूर की वस्तु को साफ नहीं देख पाओगे। अब क्वेश्चन पर आते हैं, तो दूरदृष्टि दोष को हम लोग को दूर करने के लिए हम लोग एक उपयुक्त क्षमता वाले उत्तल लेंस का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए नंबर का सर्किट हो जाएगा, और अगर निकट दृष्टि रहता तो हम लोग अवतल लेंस को मारते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन A नंबर का सही होगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन पर आता लिखा है कि विद्युत प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक है, तो प्रतिरोध नहीं प्रतिरोधकता पूछा है, तो प्रतिरोधकता ऐसा मात्रक होता है ओम मीटर। आप बताओ कि प्रतिरोध कैसा मात्रक क्या होता है, ये तो आप लोग कमेंट करके बताओ, ठीक है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है देख लो यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। इस डायग्राम में सीधा सीधी पूछ रहा है कि ये किरण देख लो इस प्रकार से गुजरे, तो ये किरण परावर्तन के पश्चात किस प्रकार से होकर वो परावर्तित होगी इस दर्पण से, ठीक है। तो आपको पता है कि देख लो कि ये किरण इस मुख्य अक्ष के F या फिर यूँ बोलो कि इस दर्पण के फोकस से होकर गुजर रही है। तो पता होगा आपको, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था कि फोकस से अगर कोई किरण आ रही है तो वो परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात वो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, यानी कि आपके पास 3 नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर रहेगी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देख लो मेरे पास नेक्स्ट प्रश्न क्या है, 11 नंबर के प्रश्न में यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लो यह है कि हवा ने लिखा कि जल में हवा की बुदबुद हमेशा जैसा होता है, अरे बुदबुद में नहीं समझ लो ना कि बुलबुला की बात चल रहा है, जल में हवा की बुलबुला हमेशा खाली घर जैसा होता है, खाली घर में यहाँ पे हो जाएगा अवतल लेंस, ये हमेशा अवतल लेंस के जैसा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 12 नंबर के प्रश्न पर आता लिखा कि एक व्यक्ति 3 मीटर से अधिक की दूरी की वस्तु को
एक व्यक्ति 3 मीटर से अधिक की दूरी की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है, वह ग्रसित है। भाई साहब समझो, कोई व्यक्ति है 3 मीटर से अधिक अगर कोई दूर पे कोई वस्तु रखा हुआ है तो उसको स्पष्ट नहीं देख पाता, यानी कि दूर की वस्तु को वो देख नहीं पा रहा है, लेकिन निकट की वस्तु को वो देख पाएगा। 3 मीटर से कम रहेगा तो देख पाएगा। तो ये कौन सा उसको दृष्टि दोष? वो निकट दृष्टि दोष, क्योंकि वो निकट की वस्तु को देख पा रहा है, 3 मीटर से कम की दूरी को देख पा रहा है, लेकिन उससे ज्यादा की दूरी की वस्तु को देख नहीं पा रहा, उसको निकट दृष्टि दोष है। ठीक है, तो भाई साहब निकट दृष्टि को क्या बोलते हैं हम लोग? मायोपिया बोलते हैं। थोड़ा बड़ा इंग्लिश भी याद रखिएगा, मायोपिया ही बोला जाता है इंग्लिश में उसको, इसलिए दोनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 13 नंबर प्रश्न आता लिखा है रेटिना पर स्थित प्रतिबिंब का प्रभाव रहता है 1/20 सेकंड तक। तो चलिए बी नंबर क्वेश्चन कट हो गया। 14 नंबर प्रश्न आता लिखा है घरों में विद्युत उपकरण एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो घरों में विद्युत उपकरण एक दूसरे से समांतर क्रम में जुड़े होते हैं, तो आपके पास 1 नंबर क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा 15 नंबर प्रश्न आता लिखा कि पृथ्वी का पृष्ठ तल मान लिया जाता है, तो पृथ्वी का जो पृष्ठ है उसको हम लोग शून्य विभव पर मान लेते हैं कि उसमें से ऐसा 0 पोटेंशियल है, याद रख लीजिएगा बात। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग। 16 नंबर प्रश्न लिखा कि नेत्रिका की तुलना में यौगिक सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्य लेंस में है, क्या होता है उसमें छोटी फोकस दूरी होती है। 3 नंबर का ऑप्शन कट हो गया। 17 नंबर प्रश्न आते हैं कि आपतन कोण साइन आई तथा अपवर्तन कोण साइन आर का अनुपात है। भाई साहब साइन आई बटे में साइन आर का जो आपके पास ये जो अनुपात होता है ये किसका होता है? ये भाई साहब अपवर्तनांक में ये रूल लागू होता है और ये स्नेल का नियम है, इसलिए 4 नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 18 नंबर के प्रश्न बनाते हैं, लिखा हुआ है कि अपवर्तनांक की एसआई इकाई है। भाई साहब लो आ गया आपके पास। अपवर्तनांक का जो एसआई इकाई होता है वो कुछ नहीं होता है, वो यूनिट लेस होता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो भाई साहब एक चीज याद रख लीजिएगा कि जो अपवर्तनांक होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, सो समझ लो। यहाँ पे जो अपवर्तनांक का फॉर्मूला होता है वो आपके पास होता है, मान लो कि अगर अपवर्तनांक में n मान लूँ तो n बराबर होता है, या फिर चलो मैं म्यू मान लूँ तो फिर क्या हो जाएगा आपके पास, वो होता है c/v। अगर मैं इसको अपवर्तनांक को म्यू मान लूँ तो हो जाता है c/v होता है। ठीक है, c क्या होता है यहाँ पे होता है आपके पास निर्वात एवं प्रकाश चाल बटे में माध्यम प्रकाश चाल। तो बेसिकली ये प्रकाश की चाल ही तो है ना, ऊपर में भी चाल नीचे में भी चाल, और चाल कैसा मतलब होता है मीटर पर सेकेंड, और यहाँ भी होगा इसके पास मीटर पर सेकेंड। मीटर पर कट गया तो यूनिट लेस ना हो गया, नो यूनिट, यानी कि कोई नहीं हो जाएगा, इसलिए 4 नंबर क्वेश्चन कट हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न आते हैं, क्योंकि ट्रैफिक संकेतों में लाल प्रकाश का प्रयोग होता है, कारण क्या है भाई साहब? ट्रैफिक सिग्नल में लाल रंगों का उपयोग इसलिए होता है, फिर लाल लाइट का उपयोग इसलिए होता है क्योंकि लाल जो प्रकाश है, फिर जो लाल कलर है वो सबसे कम फैलता है, उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इस कारण से। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आते हैं कि एक परिपथ में भाई साहब क्या होता है, एक परिमीटर में जो ए मीटर होता है उसको हम लोग कैसे जोड़ते हैं? ए मीटर को हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, यानी कि तार में ही बीच में कहीं पे काट के उसको जोड़ देते हैं। और जो वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट मीटर को हम लोग किस में जोड़ते हैं? उसको हम लोग समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो 4 नंबर का ऑप्शन आपका कट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वोल्ट मीटर का प्रतिरोध हाई होता है और जो आपका श्रेणी जो आपके पास अमीटर उसका प्रतिरोध कम होता है, इस कारण से। और भी कई सारे रीजन है। ठीक है, तो मुख्यतः तो यही रीजन था। चलिए हम लोग 21 नंबर पर आता है, लिखा हुआ है कि यहाँ पे 2 प्रतिरोध आपके पास दिया हुआ है, R1 और R2 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो इनमें से कौन सा चित्र सही है? तो भाई साहब श्रेणी क्रम का मतलब क्या होता है कि एक ही तार में बीच में प्रतिरोध डाला हुआ है, यानी कि मान लो कोई एक तार है आपके पास, गोटा तार, उसको बीच में काट दो, कहीं पे एक जगह पे 2 टुकड़ा कर दो और उस जगह पे वो बल्ब जोड़ दो, तो वो बल्ब क्या हो गया? उस तार में श्रेणी क्रम में जुड़ा हो गया। तो अगर मैं इस तार में ऐसे करके मान लो कि अगर मैं आ रहा हूं तो देख लो इसी तार में आपको R1 मिल रहा है और आगे चल के इसी तार में R2 मिल रहा है, यानी कि ये श्रेणी क्रम है। अगर इस तार में अगर देखो तो इस तार में चलते हुए आपको R2 मिल रहा है, फिर R1 मिल रहा है, यानी कि इसी तार में आपको मिल रहा है, यानी कि ये भी श्रेणी क्रम हो गया। और इसमें भी अगर आप लोग इस तार में अगर चलोगे तो यहाँ पे आपके पास R1 देखने को मिलेगा, फिर आगे चल के R2 देखने को मिलेगा, यानी कि इसी तार में देखने को मिलेगा, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा? श्रेणी क्रम हो जाएगा, यानी कि ये तीनों को तीनों डायग्राम में श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, यानी कि आपके पास आपके पास क्या हो जाएगा? आपके पास 4 नंबर का ऑप्शन ये आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 25 नंबर प्रश्न पर आता है, लिखा हुआ है कि कि एक विद्यार्थी को प्रत्येक 1.5 वोल्ट के 4 सेल जोड़कर एक 6 वोल्ट की बैटरी बनाना है, सही संयोजन क्या है? तो भाई साहब याद रख लीजिएगा, बैटरी कभी भी जोड़ा जाता है तो आपको कभी आप लोगों ने टॉर्च को जोड़ा होगा तो आपको पता होगा कि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्रकार से अल्टरनेटेड जोड़ा जाता है। ठीक है, तो भाई साहब प्लस को ऐसे दिखाया जाता है और माइनस को ऐसे दिखाया जाता है, माने बड़ा वाला तिल्ली प्लस जैसा दिखता है, छोटा वाला तिल्ली माइनस जैसा होता है। ठीक है, माइनस होता है। तो भाई साहब इसलिए इसको जोड़ोगे तो ऐसे जोड़ना पड़ता है, प्लस माइनस, प्लस हो गया यहाँ पे, फिर आपके पास यहाँ पे हो जाएगा प्लस हो गया, फिर यहाँ पे हो जाएगा माइनस, फिर हो जाएगा प्लस, फिर हो जाएगा माइनस, इसी चल के आप लोग जितना चाहो उतना जोड़ सकते हो। ठीक है, तो भाई साहब ऐसे होता है, बड़ा डंडी छोटा डंडी, बड़ा डंडी छोटा डंडी, ट्रिक याद रख लो, बड़ा डंडी छोटा डंडी। देख सकते हो यहाँ पे आप लोग दोनों, बड़ा डंडी छोटा डंडी है, तो यहाँ पे अल्टरनेटिव है, तो ये तो सही आंसर हो जाएगा और यही आपका सही आंसर होगा। बाकी बी नंबर में देख लो, कई बीच बीच में 2 छोटा डंडी आपस में आ गया, यानी कि माइनस माइनस कभी भी एक साथ नहीं होता, इसलिए तो होगा नहीं। यहाँ पे देख लो आपके पास फिर से छोटा डंडी सब एक साथ आ गया, तो ये तो होगा नहीं। यहाँ देख लो आपके पास बड़ा डंडी एक साथ आ गया, यानी कि दोनों प्लस एक साथ आ गया, तो ये भी होगा नहीं, इसलिए ए नंबर का ऑप्शन जो हो जाएगा
जाएगा, 1 नंबर का ऑप्शन में ए है, ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर प्रश्न में लिखा कि विद्युत चुंबक के प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित युक्ति है, तो विद्युत जनित, याद रख लीजिएगा बात, ये विद्युत से चुंबक के प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। 24 नंबर प्रश्न पर आता है कि एक प्रायोगिक विद्युत मोटर में कुंडली को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? आर्मेचर कहा जाता है। ठीक है, 1 नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर के प्रश्न पर लिखा है कि लघु पतन के समय परिपथ में धारा भारी रूप से बढ़ जाती है, 3 नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग 25 प्रश्न कर लें। सेट आपका 3 कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग जल्दी, आपके पास मैथ फिजिक्स जो बचा हुआ है उसे आपको कवर कर दिया जाएगा, बायो, ठीक है। और मैथ का भी कुछ स्पेशल है आपके लिए, यानी कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट के लिए भी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेना आपको, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।